नमस्ते बच्चों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, कक्षा 7 की गणित के अध्याय 3 तक की सभी प्रश्नावलियों को हमने पीछे के वीडियो में हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक 7 की गणित नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप उन वीडियोज़ को अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के सवाल हल करेंगे, जिसमें समीकरण बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। यानी इसमें 4 स्तंभ है, उनमें से 3 स्तंभ है, उसमें से उनको देखते हुए चौथा जो स्तंभ है उसकी पूर्ति हमें करनी है। पहला जो स्तंभ है उसमें क्रम संख्या दी हुई है, दूसरा स्तंभ है उसमें समीकरण दिए हुए हैं, और तीसरा जो स्तंभ है उसमें चर का मान दिया हुआ है। तो बच्चों, ये प्रश्नावली हल करने से पहले आपको सबसे पहले जो समीकरण शब्द है उसको समझना ज़रूरी है। समीकरण क्या होता है? समीकरण एक ऐसे व्यंजक होते हैं जिसमें बीच में बराबर का निशान दिया हुआ होता है, और बराबर के दाएं और बाएं पक्ष, यानी एक बाईं तरफ का जो पक्ष होता है उसको बायां पक्ष कहते हैं, और बराबर के निशान के दाहिनी तरफ का पक्ष होता है उसको दायां पक्ष कहते हैं। समीकरण में यह होता है कि दोनों पक्षों का मान बराबर होता है और उसमें एक चर राशि होना जरूरी है। चर किसको कहते हैं? जिसका मान कोई निश्चित नहीं होता है, और यह चर राशि है वो अंग्रेजी के ए से लेकर के जेड तक के कोई भी अक्षर है उससे व्यक्त की जाती है। तो थोड़ी सी बेसिक बातें हैं वो आपको ये ध्यान में होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं पहला सवाल। x प्लस 3 बराबर 0 ये एक समीकरण है जिसमें x का मान 3 दिया हुआ है। तो हमें चौथा जो कॉलम है उसमें क्या करना है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। यानी हम x की जगह जब 3 रखते हैं तो यह समीकरण है वो संतुष्ट होता है या नहीं होता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ x की जगह हम x का जो मान दिया हुआ है 3 वो रखते हैं। तो यहाँ 3 प्लस 3 बराबर में दिया हुआ है 0। तो 3 और 3 को जोड़ते हैं तो 0 तो होता नहीं है, यानी 6 होता है। तो यह समीकरण है वो संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ इसमें लिख देंगे नहीं। समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं? हाँ नहीं में लिखना है तो नहीं। यानी दोनों पक्षों में अगर बराबर संख्याएं आती हैं चर का मान रखने पर तो वह समीकरण संतुष्ट है, अन्यथा नहीं आप लिख देंगे, यानी असंतुष्ट है। अब अगला जो समीकरण दिया गया है दूसरा, उसमें दिया गया x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ x की वैल्यू क्या दी गई है? 0। तो इस समीकरण में x की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3 बराबर 0 नहीं होता है। यहाँ भी 0 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो ये जो चर का मान है वो भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगला जो समीकरण दिया गया है उसमें हमें x की जगह रखना है -3। तो -3 प्लस 3 बराबर 0। ये जो समीकरण है, ये जो चर का मान है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि प्लस के 3 है और माइनस के 3 है तो ये आपस में घट जाएंगे तो 0 आएगा। ये जो मान है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अगला चौथा समीकरण दिया गया है x माइनस 7 बराबर 1। यहाँ x का मान दिया गया है 7। तो x की जगह हम 7 रखेंगे। 7 माइनस 7 बराबर 1, यानी 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 1 नहीं बचता है दाहिने पक्ष में। ये जो चर का मान है वो भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगला दिया गया है x माइनस 7 बराबर 1। यहाँ x का मान दिया गया है 8। तो 8 माइनस 7 बराबर 1, यानी 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा, तो दाहिने पक्ष में भी 1 है। तो ये जो चर का मान है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हाँ। अगला है x की वैल्यू है वो 0 दी गई है, तो यहाँ x की जगह हम 0 रख देंगे। 5x है, इसका मतलब हो गया 5 गुणा x। तो 5 को हम 0 से गुणा कर देंगे तो बराबर में 25 नहीं होता है, यानी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर तो 0 ही आता है।
तो ये जो मान है चर का वो समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह से आपको पूरी जो टेबल दी गई है इसको सरल करना है। अब मैं इनको फटाफट है वो बता देता हूँ, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। 7 का दिया गया है, यहाँ अक्स की वैल्यू हमें रखनी है 5, तो 5 गुणा 5 बराबर 25, तो 5 25 दोनों पक्षों में संख्याएं बराबर आ रही हैं, इसलिए यह मान है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ अक्स की वैल्यू अगले में -5 दी गई है, तो 5 इंटू -5 बराबर 25, तो यहाँ देखिए प्लस 5 का -5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 25 आएंगे, जबकि दाएं पक्ष में समीकरण में 25 है वो प्लस के दिए हुए हैं, तो यह मान है वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। आगे दिया गया है m की वैल्यू यहाँ -6 है, तो m की जगह हम रखेंगे -6/3 बराबर 2। यहाँ -6 में 3 का भाग देंगे तो आएगा -2, जबकि दाहिने पक्ष में प्लस का 2 दिया हुआ है, तो यह मान है वो भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगला 10 का है, उसमें m की वैल्यू 0 दी हुई है, तो m की जगह 0 रख देंगे, 0/3 बराबर 2। तो किसी भी संख्या 0 में भाग देने पर तो 0 आता है, जबकि दाहिने पक्ष में यहाँ 2 दिया हुआ है, तो ये m का मान 0 है वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अब देखिए इस पहले प्रश्न में लास्ट समीकरण m/3 बराबर 2, जहाँ m की वैल्यू 6 दी हुई है, तो यहाँ m की जगह 6 रख देंगे, तो 6/3 बराबर 2। 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 बराबर 2, तो यह जो चर का मान है वो समीकरण को संतुष्ट करता है, तो यहाँ इसमें हाँ लिख देंगे। तो इस तरह से आप जो पहला प्रश्न है उसमें जो सारणी दी हुई है उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का सवाल दिया गया है, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल हैं या नहीं। पहले प्रश्न में सारणी के रूप में लिख दिया, यहाँ यह प्रश्न है वो सीधा रख दिया है। 1-2 मैं इसमें करके आपको बता देता हूँ, उसी तरह से आपको सारे करने हैं। सबसे पहले देखिए एका n+5 बराबर 19, और यहाँ n बराबर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है n+5 बराबर 19, जहाँ n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये रखेंगे हम n की जगह। तो n की जगह 1 रखने पर 1 + 5 बराबर 19, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, और बराबर 9। दोनों पक्षों में संख्याएं हैं वो बराबर नहीं आई, बाएं पक्ष में 6 आ रहा है, दाहिने पक्ष में 19 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे n बराबर 1 संगत समीकरण का हल नहीं है। संगत समीकरण का हल नहीं है। ठीक है। अब बाकी जो भी सवाल हैं वो सारे आपको इसी तरह से करने हैं। 1-2 सवाल इसमें से और देख लीजिए, जैसे ये डी वाला है वो और बता देता हूँ। डी का करेंगे 4p - 3 बराबर 13। यहाँ p की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। 4p - 3, तो p की जगह 1 रखेंगे, तो 4 गुणा 1 और -3 बराबर 13। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 -3 बराबर 13। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बराबर 13। तो यहाँ भी देखें दोनों पक्षों में संख्याएं हैं वो समान नहीं आ रही हैं। यह मान है वो भी संगत समीकरण का हल नहीं है। यह आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए एक माइनस वाला है वो और बता देता हूँ। जैसे यहाँ p का मान -4 दिया हुआ है। ई वाला देखिए 4p - 3 बराबर 13। यहाँ p की वैल्यू दी हुई है -4, यानी p की जगह आपको -4 रखने हैं। तो देखिए 4 × -4 -3 बराबर 13। 4 प्लस के हैं और उसको -4 से गुणा करना है तो आएंगे -16, और ये माइनस है कि 3 है वो ज्यों के त्यों आ जाएंगे और बराबर में
13। दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो निशान माइनस का आएगा, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 16 और 3 है 19 बराबर 13। तो यहाँ देखिए p की वैल्यू -4 है, वो भी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करती है। अब बाकी के बचे हुए जो भी इसमें सवाल हैं वो आपको इसी तरह से करने हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3 का सवाल दिया गया है, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रयत्न का मतलब है कोशिश करना। अब आपको यहाँ p की जगह अपने हिसाब से वैल्यू रखनी है। जैसे p की जगह 1 रखेंगे, फिर 1 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5, फिर उसमें 2 जोड़ने पर कितना होता है 7 होता है, जबकि बराबर में कितने आ रहे हैं 17 आ रहे हैं। तो यहाँ हमें p की जगह कौन सी संख्या रखें कि उसको 5 से गुणा करके 2 जोड़ने पर 17 प्राप्त हो जाए। तो इसी तरह से आपको एक एक करके संख्याएं रखनी है, यही प्रयत्न और भूल विधि है। चलिए मैं इसको सीधा करके बता देता हूँ, डायरेक्ट करके बता देता हूँ। आप को इसमें अनुमान से संख्याएं रखते हुए करना है। तो यहाँ देखिए मैं 5 p की जगह p बराबर 3 रख के देखते हैं। p बराबर प्लस का 3 रखने पर हम इस समीकरण को सरल करने का प्रयास करते हैं। जैसे p की जगह हमने रख दिया 3, तो 5 को 3 से गुणा कर देंगे, प्लस 2 बराबर 17। तो 5 3 15 प्लस 2 बराबर 17। 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 बराबर 17। तो यहाँ p की वैल्यू हमने क्या मानी प्लस के 3। तो नीचे हम लिख देंगे कि p बराबर 3 रखने पर समीकरण है वो संतुष्ट होता है। तो ये p बराबर 3 है, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ p की वैल्यू है वो 3 होगी। इसी तरह से अब जो दूसरा सवाल है उसमें करना है कि m की जगह हमें कौन सी संख्या रखें और उसको 3 से गुणा करके 14 घटाने पर 4 हमारे पास शेषफल बच जाए। तो देखिए यहाँ m की जगह हमें प्लस के 6 रख देते हैं। तो 3 गुणा 6 माइनस 14 बराबर 4। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 माइनस 14 बराबर 4। 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 बराबर 4। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः है m बराबर 6 रखने पर संगत समीकरण संतुष्ट होता है। संगत समीकरण संतुष्ट होता है, अतः है m बराबर 6 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको पहले में लिखना है। अब देखिए चौथा सवाल है वो बड़ा ही इजी है, आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको समझना है। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। अब इसमें करना क्या है, आपको इस कथन को पढ़ना है और जैसे जैसे पढ़ते जाएं वैसे वैसे इसका आंसर है वो लिखते चले जाएं। देखिए पहला, संख्याओं x और 4 का योग। x और 4 का योग का मतलब x प्लस 4 दोनों को जोड़ दिया का योग 9 है, तो बराबर 9। ये समीकरण हो गया, यही आंसर है। इसमें क्या करना है, इस कथन को पढ़ते हुए समीकरण बनाना है। तो पहले का आंसर हो गया x प्लस 4 बराबर 9। अब देखिए 2 का, y में से 2 घटाने पर, तो y में से 2 घटाने का मतलब y माइनस 2 पर 8 प्राप्त होता है, तो बराबर 8। ये 2 के का आंसर हो गया, y माइनस 2 बराबर 8 है। अब देखिए 3 का है a का 10 गुणा। a का 10 गुणा का मतलब 10 a बराबर क्या है 70 है, तो 10a बराबर 70। ये 3 का आंसर हो गया। चौथा दिया गया है इसमें, संख्या b को 5 से भाग देने पर, तो b को 5 से भाग देने का मतलब b बटा 5 पर 6 प्राप्त होता है, तो b बटा 5 बराबर 6। ये 4 के का आंसर हो गया।
अब देखिए 5 का t का 3/4, तो t का 3/4 का मतलब t गुणा 3/4, 15 है तो बराबर में 15। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 को t से गुणा कर दीजिए, 3t/4 बराबर 15, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा, m का 7 गुना, m का 7 गुना मतलब 7m और 7 का योगफल, तो m है उसको तो 7 से गुणा करना है, फिर उसमें 7 और प्लस करने हैं, आपको 77 देता है तो बराबर 77, ये आंसर हो जाएगा। 7m + 7 बराबर 77। अब देखिए 7 का दिया गया एक संख्या अक्ष की चौथाई, अक्ष की चौथाई का मतलब अक्ष बटा 4, ऋण 4, ऋण का मतलब -4, आपको 4 देता है तो बराबर में 4, अक्ष बटा 4 -4 बराबर 4, यह हो गया 7 का आंसर। अब देखिए 8 का दिया गया यदि आप y के 6 गुने में से, तो y का 6 गुने का मतलब 6y में से 6 घटाएं, 6y - 6, तो आपको 60 प्राप्त होता है तो बराबर में 60, ये उत्तर हो जाएगा। अक्ष y - 6 बराबर 60, ये 8 का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न का लास्ट 9वां सवाल, यदि आप अक्ष के 1/3 में से, अक्ष का z के 1/3 में 3 जोड़े, तो z का 1/3 का मतलब z/3, यानी z गुणा 1/3 भी लिख सकते हैं, फिर 1 को z से गुणा करेंगे तो z/3 ही आएगा। 1/3 में 3 जोड़े तो z/3 + 3, तो आपको 30 प्राप्त होता है तो बराबर 30, यह समीकरण बन जाएगा। तो इस तरह से आपको चौथे जो सवाल है उसमें कथनों को पढ़ते हुए समीकरण बनाना है। ठीक है, अब देखिए 5 का सवाल। अब 5 का जो सवाल है वो चौथे का उल्टा है, यानी चौथे सवाल में कथन दिए हुए थे, उनके समीकरण बनाने थे हमें। अब यहाँ समीकरण दिए हुए हैं, उन समीकरणों को कथनों के रूप में हमें बदलना है। निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। तो देखिए जो पहला दिया गया है p + 4 बराबर 15, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे p और 4 का योगफल 15 होता है। ठीक है, p और 4 का योगफल 15 होता है, यानी p और 4 को जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होता है, तो p + 4 बराबर 15। अब जो 2 का है उसमें दिया गया m - 7 बराबर 3, तो यहाँ हम लिख देंगे m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, यह हो जाएगा 2 का आंसर। और अब देखिए 3 का, 2m बराबर 7, तो m का 2 गुना 7 होता है, 7 है या 7 होता है, m का 2 गुना 7 है। ठीक है, इसी तरह से चौथा देखिए m/5 बराबर 3, तो यहाँ लिख देंगे m में 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। अब देखिए 5 का, 3m/5 बराबर 6, तो यहाँ लिख देंगे m का 3/5 6 देता है, m का 3/5 6 देता है या 6 होता है। इसी तरह से देखिए छठे में दिया गया 3p + 4 बराबर 25, तो यहाँ लिख देंगे p का 3 गुना, p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर
4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। तो छक्के का आंसर ये लिख देंगे। अब देखिए 7 का 4p - 2 बराबर 18। तो p के 4 गुणे में 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। और अब देखिए 5 के का अंतिम 8वां सवाल, p/2 + 2 बराबर 8 है। तो यहाँ लिख देंगे p का आधा, p के आधे में 2 जोड़ने पर, p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। इस तरह से समीकरणों को देखते हुए आपको उनके सामान्य कथन में बदलना है। अब देखिए 6ठा सवाल, 6 का सवाल है, उसमें भी कुछ स्थितियां दी हुई हैं, उन स्थितियों के हमें समीकरण बनाने हैं। देखिए इसमें 4 सवाल दिए गए हैं छक्के में। पहला दिया गया इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमित के कंचों की संख्या को m मान लीजिए। तो परमित के पास में तो कितने हैं, m कंचे हैं। अब जो इरफान है उसके पास जो कंचे हैं उनका हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो इरफान के पास है, वो परमित के पास जितने कंचे हैं उनका 5 गुना है। तो उसके पास में m है, तो m का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5m गुने से 7 अधिक है। 7 अधिक का मतलब 5m में हम 7 और जोड़ देंगे। तो टोटल इरफान के पास कितने 37 कंचे हैं। तो 5m + 7 बराबर 37, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 का, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु है वो 49 वर्ष है, तो बराबर में तो हम लिख देंगे 49। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष मान लीजिए। तो यानी लड़की कौन है, लक्ष्मी है, तो उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने, तो y है लड़की की आयु लक्ष्मी की, तो 3 गुना करना है इसका, तो 3y। और 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक का मतलब 4 और जोड़ दीजिए, तो 3y + 4 बराबर है, उसकी वास्तविक उम्र कितनी है, 49 वर्ष है। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। ये पिता की आयु हो जाएगी, पिता की आयु 3y + 4 बराबर 49, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठे में तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। यहाँ धन से मतलब प्लस मानना है आपको, ठीक है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L मानना है। तो अधिकतम अंक है वो कितने हैं, 87 हैं, तो बराबर में तो 87 रख देंगे। और ये अधिकतम अंक हैं कैसे, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना है। तो न्यूनतम अंक है वो L है, तो L का हम करेंगे दुगुना, तो कर देंगे 2L। 2L धन 7 है, तो धन का मतलब +7, 2L + 7 बराबर 87, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण है वो 20 डिग्री है। याद रखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें 2 भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। अब यहाँ दिया गया है कि प्रत्येक आधार, तो आधार है ये जैसे A B C एक त्रिभुज है, इसमें A और B हैं वो तो आधार कोण हैं।
तो ये आधार कोण है वो प्रत्येक आधार कोण तो क्या है, प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, और प्रत्येक आधार कोण है वो क्या है, बी है। तो ये बी हो गया और ये भी बी हो गया। और ये जो शीर्ष कोण है, ये शीर्ष कोण है वो इनका दुगना है, तो ये हो जाएगा 2b। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका समीकरण हम कैसे बनाएंगे, b प्लस बी प्लस 2b बराबर 180 डिग्री। यानी दो कोण हैं वो तो कितने बी के हैं, क्योंकि सम्मुख भुजा का कोण है वो भी बराबर होगा। तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये बी है और इस भुजा के सामने वाला कोण बी है, तो ये दो कोण तो हैं बराबर है। और इसका जो सामना शीर्ष कोण है वो है दुगना, तो इसको मान लेंगे हम 2b। अब इन तीनों कोणों का योग करेंगे तो बराबर में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1b 2b और 2b कितने हो गए, 4b। तो 4b बराबर 180, यही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में ये प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है। आशा है आपको सारे सवाल है वो समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को लेकर के अगले वीडियो में। थैंक यू।